हेलो दोस्तों, लीड अप माइंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में, जिसे हम पश्चिमी के चालुक्य वंश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के बाद हुआ। एक कन्नड़ के मूल निवासी थे। इनका चिन्ह वराह था। वराह जानते हैं दोस्तों, विष्णु के अवतार विष्णु का अवतार है वराह। तो इनका जो चिन्ह था वराह था। और कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना तैलभ द्वितीय ने किया था। अब किस तरह से तैलभ द्वितीय ने इसकी स्थापना किया था, इसको हम पढ़ेंगे। और हमने बताया कि राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य का उदय हुआ, तो वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, अब यहाँ तैलभ द्वितीय का नाम आया तो आपके माइंड में जरूर आया होगा कि तैलभ द्वितीय से पहले भी कोई होगा या तैलभ प्रथम रहा होगा। तो दोस्तों, इसके हम देखते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलभ द्वितीय था। इसके पूर्व कीर्तिवर्मन तृतीय, तैलभ प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज अय्यर प्रथम तथा विक्रमादित्य खष्टम के भी नाम मिलते हैं। लेकिन ये सब कौन थे? ये शासक नहीं, ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। ये सब राष्ट्रकूटों के सामंत थे। अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो वो तैलभ द्वितीय था। इसी ने कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किया। इन सब की जो जानकारियां हैं, जो स्रोत हैं, हमें कहाँ से मिलती हैं? नीलगुंड अभिलेख से। आइए हम देखते हैं किस तरह से राष्ट्रकूटों का वंश पतन हुआ और किस तरह से तैलभ द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किया। तो दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा, ये अय्यर प्रथम जो है, अय्यर ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह किया। अय्यर ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के पुत्री से विवाह किया, अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। और इसका जो पुत्र पैदा हुआ वो था विक्रमादित्य चतुर्थ। इसने अपने पुत्र विक्रमादित्य चतुर्थ का विवाह कलचुरी के शासक लक्ष्मण सेन की पुत्री बोंथा देवी से किया। अपने कहाँ किया? अय्यर ने अपने शादी की जो वो राष्ट्रकूट के कृष्ण द्वितीय के पुत्री से किया और अपने पुत्र का शादी कलचुरी के राजा लक्ष्मण सेन की पुत्री बोंथा देवी से किया। अब विक्रमादित्य चतुर्थ और बोंथा देवी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम तैलभ द्वितीय था। इसी ने कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किया। ठीक, ये सभी शासक बीजापुर एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में शासन करते थे। जब राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण तृतीय हुआ तो उसके दो उत्तराधिकारी हुए। दोस्तों, अब देख रहे हैं कि कैसे तैलभ द्वितीय ने इनका पतन करके अपने राज्य का स्थापना किया। ठीक है, तो जब राष्ट्रकूट वंश का शासक जो था कृष्ण तृतीय, उसके दो उत्तराधिकारी हुए, पहला खोट्टिक, दूसरा कर्कद्वितीय। उस समय राष्ट्रकूट वंश का शासन क्षीण हो गया था। इन दोनों शासक के आते समय राष्ट्रकूट वंश का शासन जो था, जो शक्ति थी, वो निर्बल पड़ गई थी। अब राष्ट्रकूटों का दुर्बलता का लाभ उठाकर तैलभ द्वितीय ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि ये दुर्बल हो गए थे, अब इसने कहा क्या? तैलभ द्वितीय ने मान्यखेड़ पर आक्रमण किया। मान्यखेड़ क्या था? राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। वहां पर आक्रमण करके कर्कद्वितीय की हत्या कर दी। जो दो शासक थे, खोट्टिक और कर्कद्वितीय, तो उसमें से कर्कद्वितीय की हत्या कर दी और मान्यखेड़ पर अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह से उसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया और अपने वंश का, यानी कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किया। एक चिंतामणि पुस्तक है, उसके लेखक जो है मेरुतुंग। ठीक है, मेरुतुंग का चिंतामणि, इसमें है कि तैलभ द्वितीय परमार शासक मुंज पर 6 बार आक्रमण किया था। तैलभ द्वितीय ने परमार के शासक मुंज पर 6 बार आक्रमण किया था, लेकिन हर बार विफल हो गया, विजयी नहीं पाया था। ठीक, तैलभ द्वितीय के बाद जो अगला शासक आता है वो होता है सत्याश्रय। 997 ईस्वी से लेकर 1006 ईस्वी तक शासन किया। यह भी अपने पिता की तरह शक्तिशाली था। यह तैलभ द्वितीय का पुत्र था। यह भी अपने पिता की तरह शक्तिशाली था। इसने उत्तरी कोंकण के शिलाहार वंशी शासक अपराजित वर्मन तथा गुर्जर नरेश चामुंड राज को हराया। इसने क्या किया? उत्तरी कोंकण के शिलाहार वंशी शासक अपराजित वर्मन को तथा गुर्जर नरेश चामुंड राज को हराया और इन दोनों को हराया, उनके साम्राज्य को अपने आप में मिला लिया।
ठीक है। और इनका जो मुख्य शत्रु था राजा राज प्रथम था, लेकिन इसको कभी ये हरा नहीं पाए। ठीक। 1006 ईस्वी में सत्याश्रय ने बेंगी पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। 1006 में सत्याश्रय बेंगी पर आक्रमण किया और उसे अधिकार कर लिया। इसके बाद जो शासक आता है विक्रमादित्य पंचम। इसके बाद जो शासक आता है ये विक्रमादित्य पंचम था। ये 1006 से 1015 तक शासन किया। चूंकि सत्याश्रय का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका भाई का पुत्र यानी भतीजा विक्रमादित्य पंचम, जो दशवर्मा का पुत्र था, राजा बना। ठीक। सत्याश्रय का कोई पुत्र नहीं था, तो ये विक्रमादित्य पंचम कौन था? ये इसके भाई का पुत्र था, दशवर्मा का पुत्र, यानी सत्याश्रय का भतीजा था। इसको राजा बनाया। कैथोम लेख में उसे यशस्वी तथा दानशील कहा गया। ये ज़्यादा लड़ाई नहीं किया, लेकिन कैथोम लेख में इसे यशस्वी तथा दानशील कहा गया है। इसके बाद जिसका शासन आता है वो होता है जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय 1015 से लेकर 1043 ईस्वी तक शासन बना। जयसिंह द्वितीय 1015 से लेकर 1043 तक शासन किया। ठीक। इसके समय में मालवा के परमार शासक राजा भोज ने चालुक्य वंश पर आक्रमण किया और लाट तथा कोंकण पर अधिकार कर लिया। किसके समय में? जयसिंह द्वितीय के समय में राजा भोज ने आक्रमण किया तथा लाट और कोंकण पर अधिकार कर लिया और दूसरी बार फिर युद्ध हुआ। एक तो अधिकार कर लिया, पहली बार युद्ध किया, तो दूसरी बार फिर युद्ध हुआ, लेकिन इस बार जयसिंह द्वितीय की जीत हुई और राजा भोज हार गया। अब इसके आगे कहानी देखते हैं। कहानी में ट्विस्ट दोस्तों, अब देखते हैं कि अब कहानी में ट्विस्ट देखिए। 1019 ईस्वी में क्या हुआ? 1019 ईस्वी में बेंगी के शासक बिमलादित्य की मृत्यु हो जाती है। उसकी एक पत्नी होती है जो चोल राजकुमारी रहती है, उसका नाम कुंदवैदेव था। उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम राजराज था। और बिमलादित्य के दूसरी जो पत्नी होती है उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ रहता है, उसका नाम विष्णुवर्धन चतुर्थ था। यानी ये राजराज का सौतेला भाई है। इन दोनों के बीच संघर्ष जारी हो जाता है। किस लिए? सीट के लिए, मतलब गद्दी के लिए, सिंहासन के लिए इन दोनों के बीच संघर्ष जारी हो जाता है। तो अब ये जय सिंह जो होता है, ये जय सिंह कहाँ का शासक है? यह कल्याणी का। अब ये क्या करता है? विष्णुवर्धन के सहायता के लिए चला जाता है। इसको विष्णुवर्धन की सहायता के लिए जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये मामला जो है कहाँ का है? वेंगी का। तो जो पहली राजकुमारी रहती, जो राजराज रहता है, वो किसका पुत्र रहता है? चोल राजकुमारी का। और चोल राजकुमारी से जय सिंह का पुरानी दुश्मनी रहता है, इसलिए उसका साथ न देकर ये विष्णुवर्धन की सहायता के लिए चला जाता है। कहता है कि हम विष्णुवर्धन को गद्दी दिलाएंगे, सिंहासन दिलाएंगे। ठीक। लेकिन चोल राजकुमारी अकेली नहीं है, उसका भी साथ देने के लिए कौन है? राजेंद्र प्रथम। दोस्तों, राजेंद्र प्रथम के बारे में हम बता दें थोड़ा सा आपको। राजेंद्र प्रथम वो व्यक्ति था, वो शासक था जिसने 1200 द्वीपों पर कब्जा किया था। ठीक। तो राजेंद्र प्रथम क्या करता है? राजराज के सहायता के लिए आता है। उसने क्या किया? अपने सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक सेना को वो खुद नेतृत्व करता है और दूसरी सेना को भेज देता है राजराज को गद्दी दिलाने के लिए। तो अपने जो होता है जयसिंह से संघर्ष करता है और जयसिंह को पराजित कर देता है, और दूसरी सेना जो होती है राजराज को गद्दी दिला देती है। ठीक। अब जयसिंह द्वितीय के बाद जो अगला शासक आता है वो होता है सोमेश्वर प्रथम। इसने 1043 ईस्वी से 1068 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी राजधानी मान्यखेड़ से कल्याणी स्थानांतरित कर दिया। अभी तक जो राजधानी थी वो मान्यखेड़ थी। राष्ट्रकूटों से लेकर जयसिंह द्वितीय तक राजधानी थी वो मान्यखेड़ थी। तो इसने क्या किया? अपनी राजधानी कल्याणी ले गया। तब से इन्हें कल्याणी का चालुक्य कहा जाने लगा। जब ये कल्याणी ले गया तभी से इनको कल्याणी का चालुक्य कहा जाने लगा। इसने मगध कलिंग, ठीक है, इसने मगध कलिंग और अंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। चोलों के सिवाय अन्य सभी युद्धों में इसने जीत हासिल की। केवल ये चोल को नहीं जीत सके। चोलों के सिवाय इसने सभी युद्धों में जीत हासिल की। यहाँ तक कि राजा भोज को भी आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। राजा भोज बहुत ही शक्तिशाली राजा था, उसको भी इसने क्या किया? आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। अब आगे देखते हैं। सोमेश्वर प्रथम और चोल शासक राजराज के बीच 2 युद्ध हुआ।
सोमेश्वर प्रथम और चोल शासक राजराज के बीच 2 युद्ध हुआ था। पहला जो है कुप्पम का युद्ध, दूसरा कुंडल संगमम का युद्ध। लेकिन सोमेश्वर प्रथम दोनों युद्ध में पराजित हुआ और इस शोक की वजह से, क्योंकि हट हो गया, दोनों युद्ध में पराजित हुआ, इस शोक की वजह से या इस लज्जा की वजह से कुभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। ठीक, सोमेश्वर प्रथम ने। ठीक, अब आगे देखते हैं सोमेश्वर प्रथम के बाद जो अगला शासक होता है सोमेश्वर द्वितीय। यह 1068 ईस्वी से लेकर 1076 ईस्वी तक शासन किया। इसका छोटा भाई था ये, ठीक है, ये छोटा भाई था, ये शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। चोल नरेश वीर राजेंद्र प्रथम ने सोमेश्वर प्रथम के राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है, अब ये चोल राजा जो हैं ये सब क्या करते चाहते थे, ये चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन चाहते थे। तो इसने ये वीर राजेंद्र जो था सोमेश्वर प्रथम के राज्य पर आक्रमण किया। सोमेश्वर द्वितीय का भाई विक्रमादित्य खष्टम ने चोल शासक से संधि कर वीर राजेंद्र की पुत्री से विवाह कर लिया। ठीक, अब ये 2 भाई थे, सोमेश्वर द्वितीय और विक्रमादित्य, सोमेश्वर द्वितीय और विक्रमादित्य खष्ट। तो विक्रमादित्य खष्ट जो था कूटनीत बुद्धि का था, इसने क्या किया, चोल शासक से संधि कर ली और उसके पुत्री से विवाह कर लिया। ठीक, अब क्या हो गया, अब ये विक्रमादित्य खष्टम कौन सा हो गया, ये हो गया वीर राजेंद्र का, मतलब चोल का दामाद हो गया, चोल वंश का। तो यहाँ से लड़ाई कुछ दिन तक ठप रहती है। वीर राजेंद्र ने सोमेश्वर द्वितीय पर दबाव डालकर अपने दामाद को चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग का युवराज घोषित करवा दिया। वीर राजेंद्र ने सोमेश्वर द्वितीय पर दबाव डालता, अब यहाँ से दोनों भाइयों में फूट पड़ेगा। ठीक है, ये दबाव में आकर सोमेश्वर द्वितीय दबाव में आकर विक्रमादित्य खष्टम को चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग का युवराज घोषित कर देता है। इस तरह से चालुक्य राज्य 2 भागों में बढ़ जाता है। कुछ समय बाद सोमेश्वर द्वितीय, क्योंकि ये दबाव में आकर ऐसा काम किया था, अब इसके दिमाग में आ गया था कि विक्रमादित्य खष्टम को मार देना है, ठीक है, उसका पतन कर देना। तो कुछ समय बाद सोमेश्वर द्वितीय कुलोत्तुंग के साथ मिलकर विक्रमादित्य खष्टम पर आक्रमण कर देता है। लेकिन विक्रमादित्य खष्टम चोलों की सहायता से, क्योंकि ये चोल का तो दामाद है, तो चोलों ने सहायता किया इसका, चोलों की सहायता से जीत हासिल कर ली और सोमेश्वर द्वितीय को बंदी बना लिया, अपने भाई को ही आजीवन बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया, और ये खुद जो है सम्राट बन गया। विक्रमादित्य खष्टम का शासन जो अब शुरू हो जाता है। विक्रमादित्य खष्टम का शासक जो है, मतलब विक्रमादित्य छठा, इसका शासक जो 1076 से लेकर 1126 ईस्वी तक चला। इसने चालुक्य विक्रम संवत चलाया, क्योंकि अभी चोलों से लड़ाई जो बंद हो गई है, अब इसका जो ध्यान लड़ाई पर न होकर थोड़ा साहित्य पर जाएगा, कला पर जाएगा। तो इसने एक काम किया, चालुक्य विक्रम संवत चलाया। इसके राज्य अभिषेक के बाद चोल चालुक्य संघर्ष रुक गया। इसके राज्य अभिषेक के बाद चोल और चालुक्य संघर्ष रुक गया। इसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। तो इसने कला और साहित्य पर फोकस किया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जब आदमी लड़ाई और झगड़ा से खाली रहेगा तो उसका दिमाग अलग जगह जाएगा। तो इसने क्या किया, साहित्य और कला पर फोकस किया। इसने विक्रमपुर नगर का स्थापना किया और विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और एक विशाल झील भी बनवाया। इसकी मृत्यु के बाद चालुक्य वंश का पतन शुरू हो गया। भाई जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो यानी चोल वंश का दामाद का मृत्यु हो गया, अब यहाँ से रिश्ता खत्म हो जाता है, यहाँ से जो है पतन शुरू हो जाता है। इसके बाद जो शासक आता है, विक्रमादित्य खष्टम के बाद जो शासक आएगा वो रहेगा सोमेश्वर तृतीय। यह 1123 ईस्वी से लेकर 1138 ईस्वी तक शासन किया। 1133 ईस्वी में चोलों ने गोदावरी नदी के तट पर इसे बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब यहाँ चोल फिर से आक्रमण करना शुरू कर दिए, सोमेश्वर तृतीय को बुरी तरह से पराजित कर दिया। कहाँ पर, गोदावरी नदी के तट पर। अब सोमेश्वर तृतीय के 2 पुत्र थे, पहला जगदेकमल और दूसरा तैलप तृतीय। ये तैलप तृतीय है। तैलप प्रथम जो था, तैलप द्वितीय जो था वो चालुक्य वंश का स्थापना किया था, ये तैलप तृतीय है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो जगदेकमल कुछ समय के लिए शासन संभालता है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद आता है तैलप तृतीय।
इसके समय में क्या हुआ कि होयसल, कलचुरी, यादव वंश ये लोग स्वतंत्र होने लगे, जिस पर इन्होंने अपना कब्जा किया था, जिसको अपने साम्राज्य में मिलाया था, वो सब धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। उसके बाद जो आता है सोमेश्वर चतुर्थ 1181 से लेकर 1189 ईस्वी तक शासन किया इसने। ये थोड़ा सा शक्तिशाली होता है, अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश करता है। इसने कलचुरी को पराजित किया और पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कलचुरी का पतन ही कर दिया, इस खत्म कर दिया कलचुरी को। तो कलचुरी को पराजित किया और पूरी तरह से समाप्त कर दिया, और होयसल को भी पराजित किया। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद चारों तरफ से विद्रोह शुरू हो गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन हो गया, समापन हो गया। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा, इससे अलग कहीं कुछ भी नहीं पूछेगा। इस वंश से अगर जो पूछता है, इसी में से